एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी, रात के लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अब दोस्तों, जो बस दिल्ली जा रही होती है, जो कि आगरा एक्सप्रेस बस होता है, उससे ही पहले एक ढाबा होता है, वहीं पर वो बस रुकी हुई थी और जो उसमें यात्री सवार थे वो लोग रुक करके खाना खा रहे थे। तभी वो लड़की जो है वो बस में आती है और फिर बस में जाकर के बैठती है। अब बस के अंदर वो चली तो जाती है और जब सारे यात्री आकर के अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं तो ये पता चलता है कि उस पूरी बस में सीट है ही नहीं। तो फिर वो सीधे कंडक्टर के पास जाती है और फिर उससे कहती है कि मेरे लिए एक सीट का अरेंजमेंट कर दीजिए। तभी कंडक्टर कहता है कि देखिए, बस तो पूरी तरीके से भरी हुई है, तो आपको अब सीट मिल पाना मुश्किल लग रहा है। बस एक सीट है और एक व्यक्ति है जिसने की स्लीपर बुक किया था, वो ही अकेला है, उसकी स्लीपर खाली है। अगर आप वहां पर एडजस्ट हो जाना चाहें तो फिर वहां जाकर हो सकती है। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब जो वो लड़की होती है वो उस लड़के के साथ स्लीपर में एडजस्ट होने का फैसला ले लेती है और फिर उसके बाद वो उसकी सीट पर जाती है और वहीं जाकर के लेट जाती है। अब बस जो थी वहां से निकल पड़ी थी, अपनी रफ्तार जो है वो पकड़ चुकी हुई थी। अब बस की जो रफ्तार थी वो लगभग 100 की स्पीड से वो चलने लगती है। अब बस का जो ड्राइवर होता है वो अंदर की सारी लाइट्स बंद कर देता है। अब जो छोटी छोटी लाइट थी बस वही चालू रह गई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे बस की रफ्तार बढ़ रही थी, लोग जो थे वो नींद में आने लगे थे और तभी अचानक से उन लड़के और उस लड़के के बीच में एक अजीब ही हरकतें शुरू हो जाती हैं। और जब ये हरकत अब बहुत आगे तक बढ़ जाती है, उसके बाद दोस्तों कहानी में कुछ जो चीजें सामने निकल कर आते हैं, जो चीजें आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और बहुत बड़ी सीख देने वाली भी कहानी थी। अब ये लड़की थी कौन और जो लड़की दिल्ली जा क्यों रही थी, क्योंकि इसके पीछे कोई सामान वगैरह लेकर बस में नहीं चली थी, तो आखिर ये क्या करने गई थी? आइए दोस्तों इस कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना सपोर्ट हमें बहुत हौसला देता है, तो प्लीज इतना हमारे लिए कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी जो ये सच्ची घटना है, इस कहानी की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से होती है। प्रतापगढ़ के ही मूल रूप का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक था और जिसकी उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वो लड़का जो था वो दिल्ली में रह करके ठेला लगाया करता था, कुछ फास्ट फूड का ठेला था और उसी से वो अपने गुजर बसर कर रहा था। अब दोस्तों, दीपक जो था वो गर्मी के महीने में उसके परिवार में एक शादी थी, तो वही शादी में शामिल होने वो आया था और लगभग 1 महीने के आसपास वो अपने गांव में रह करके वापस से दिल्ली लौटने का फैसला करता है। अब दीपक जो है वो पहले ये सोचता है कि अगर एसी ट्रेन में टिकट मिल जाए तो फिर वो ट्रेन से ही चला जाए, लेकिन क्योंकि उसे सीट नहीं मिल पाती है तो फिर वो आखिरकार बस से जाने का फैसला लेता है। अब दोस्तों, बस की जो दोनों स्लीपर होती है वो दोनों को ही एक साथ बुक कर लेता है और फिर उसके बाद वो प्रतापगढ़ से बस को पकड़ लेता है और सीधे ही दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। बस जो थी वो तो चल पड़ी थी और लखनऊ से पहले क्या होता है कि वहीं पर एक ढाबा मिल जाता है। उसी ढाबे पर बस जाकर रुकती है। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा। बस जो थी वहां पर जाकर रुकती है। अब जो यात्री जिनको खाना पीना खाना था वो सब उतरकर बस से खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जब बस एक्सप्रेस वे पकड़ती है तो फिर वो कहीं रुकती नहीं है, बस अपने गंतव्य पर ही जाकर के रुकती है। अब सारे यात्री वहां पर रुक करके खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है जिसकी उम्र 22 साल के आसपास रही होगी। वो उस बस में जाकर के सीट ढूंढने का प्रयास करती है। उस वक्त तो बस बिल्कुल खाली थी, जाकर के वो सीट पर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही बस का ड्राइवर आता है और गाड़ी का हॉर्न बजाता है सभी के चलने के लिए, सभी को इंडिकेटर देता है, तभी सारे यात्री आकर के अपनी सीट पकड़ने लगते हैं। देखते ही देखते जो पूरी बस थी वो भर जाती है दोस्तों। अब जिनकी जिनकी सीट थी वो लोग तो अपनी सीट पर आकर बैठ चुके थे। ऐसे हालात में उस लड़की को उस सीट से उठा दिया जाता है, क्योंकि उस सीट पर जिसका पहले से ही बुकिंग था वो अभी आकर के बैठ जाते हैं, जिन्होंने टिकट लिया हुआ था। अब जो लड़की थी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अब ये तो वहां पर बस में खड़ी हो जाती है, इसे सीट नहीं मिलती और इस वजह से परेशान भी हो जाती है। अब इस लड़की के पास ना तो कोई बैग था, ना कोई कपड़े थे और ना ही ये किसी के साथ आई थी, बस ये अकेले आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तो ये किसी की मुसीबत में है या फिर इसके पीछे आने का कोई रहस्य रहा होगा। ये सीधे कंडक्टर के पास जाती है और फिर उससे कहती है कि भैया मेरे लिए एक सीट दिलवा दीजिए, ना हो तो कम से कम बैठने वाला भी ला दीजिए। तो कंडक्टर कहता है कि मैडम बस तो पूरी तरीके से भर चुकी है और मैं अब आपके लिए सीट की व्यवस्था भला कैसे कर सकता हूँ। तो भी वो कहते हैं कि भैया बस किसी तरीके से कोई जुगाड़ कर दीजिए। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अब दोस्तों, कंडक्टर को अचानक से याद आ जाता है कि एक व्यक्ति जिसने डबल स्लीपर बुक किया हुआ था वो स्लीपर में सिंगल है, एक सीट उस व्यक्ति की खाली होती है। तो फिर वो लड़की से कहता है कि देखो एक लड़का है, अगर उस लड़के के साथ आप मैनेज करना चाहो तो कर सकती हो।
वो डबल स्लीपर लिया हुआ और एक स्लीपर वहां पर उसकी खाली है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं बस किसी तरीके से मैनेज कर लूंगी, वैसे भी तो रात भर की ही बात है। तो कहता है कि ठीक है, फिर मैं उस लड़के से बात करके आता हूँ और उसके बाद मैं आपको आकर बता देता हूँ। तो लड़की कहती है कि ठीक है, जाइए, बात कीजिए। अब कंडक्टर उस लड़के के पास जाता है और फिर उससे कहता है कि भैया एक लड़की है जो बहुत ज्यादा परेशान है, उसे बस एक सीट की जरूरत है, अगर सीट बस में है नहीं, और अगर आप चाहे तो उसको अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तब वो लड़का पहले तो ये कहता है कि यार बहुत ज्यादा गर्मी है और वैसे भी मैंने अपने आराम के लिए डबल स्लीपर बुक किया है, मैं ये सोच रहा था कि ट्रेन में एसी की टिकट मिल जाएगा, क्योंकि टिकट मुझे वहां पर मिला नहीं। और अब तुम ये कैसी बातें कर रहे हो कि एक लड़की है, अब अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूंगा, पता नहीं लड़की कैसी है, और ऐसे भी आजकल समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है और लोग जागरूक नहीं होते हैं। तो वो कहता है कि आप बस के अंदर में है और अगर आपका मन करे, आपका विश्वास करे तो उसे रखिए, और अगर आपको कुछ समस्या महसूस होगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। अब दोस्तों, वो व्यक्ति जो था वो बहुत सीधा साधा इंसान था जिसका नाम दीपक था। दीपक कहता है कि ठीक है, फिर मैं मैनेज कर लेता हूँ, हो सकता हो कि मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो सकता है कि लड़की कोई समस्या में हो। तो आखिरकार वो दीपक जो था वो उसके लड़की को बैठाने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वो कंडक्टर उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि एक काम करिए कि जो वो व्यक्ति है वो आपकी सीट देने के लिए मान गया, तो आप जाकर के उस सीट पर लेट जाइए। अब कंडक्टर उसे वहां पर लेकर जाता है और दीपक की सीट पर बताता है कि यही सीट पर, इसी सीट पर आप किसी तरह से आज मैनेज कर लीजिए। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। अब दोस्तों, लड़की जाती है और दीपक जो है वो एक किनारे पर बैठ जाता है, जाकर के चला जाता है, वो उसी के अंदर लड़की भी घुस जाती है और वहां जाकर के लेट जाती है। और धीरे धीरे करके जो बस थी वो पहुंच जाती है आगरा एक्सप्रेस वे पर। अब बस जो थी वो पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी, 100 की लगभग स्पीड वो चलने लगी थी। अब बस का जो ड्राइवर था, अंदर की जो बड़ी लाइटें जल रही थी वो सारी ही लाइटों को ऑफ कर देता है और बाकी की जो स्टाफ होता है वो बाहर के केबिन में जाकर के बैठ जाता है। अब बस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यात्री थे और वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अब होता क्या है दोस्तों कि बस जो थी वो पूरी तरह से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। तभी वो जो लड़की होती है वो दीपक से कहती है कि भैया मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो। तब दीपक कहता है कि हाँ बोलिए ना, क्या काम। तो फिर वो कहती है कि मेरा फोन जो है वो उसका चार्जिंग खत्म हो गया है, मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझे फोन दे दीजिए, मुझे एक फोन करना है। तो दीपक तो कहता है कि मैडम आपके पास क्या चार्जर नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो दीपक कहता है कि कौन सा चार्जर आपके फोन में लगता है, अगर आपके पास सी टाइप का चार्जर लगता हो तो मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूँ, आप लेकर के फोन अपना चार्ज कर दीजिए। बाकी रही फोन देने की, तो मेरा फोन आप बिल्कुल ले सकते, यूज कर सकते। तो वो कहती है कि नहीं भाई भैया, टाइप सी ही लगता है, लेकिन मुझे फोन चार्ज नहीं करना, बस आप मुझे एक बार फोन दे दीजिए। अब दोस्तों, वो लड़की फोन लेती है और उससे एक नंबर लगाती है। बार बार उस फोन नंबर पर रिंग जा रही थी, लेकिन सामने में कोई फोन उठाता नहीं। थोड़ी देर तक तो वो फोन मिलाती है और फिर उसके बाद उसके चेहरे पर कुछ अलग ही परेशानी दिखने लग जाती है, लेकिन फिर वो फोन दीपक को लेकर दे देती है। कहता है दीपक कि क्या हुआ मैम, बात नहीं हुआ क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, बात तो नहीं हुआ, जिसे मैं फोन करे हो सकता है कि वो कुछ काम में बिजी हो, या फिर ऐसे ही, या कुछ भी वजह होगी, या इसलिए उसने आज फोन उठाया ही नहीं। अब दोस्तों, तभी दीपक कहता है कि मैडम आप जा कहाँ रही हो, किसके पास जा रही हो। तो लड़की कहती है कि ये सब मत पूछिए, बस ये जान लीजिए कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। दीपक जो है वो अपने बैग से चार्जर निकलता है और कहता है कि ये लीजिए, अपना फोन चार्ज कीजिए। मान लो हो सकता है कि अभी रात तक तो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन सुबह तो मैं उतर जाऊंगा और इस बीच आपको बात करने की जरूरत पड़ी तो आप क्या करोगी। तो वो कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों, वो चार्जर ले लेती है और फोन को चार्जिंग में लगा देती है। फोन जो है वो पूरी रात चार्ज होता है, लेकिन सिर्फ पूरी रात वो फोन इस्तेमाल करती है तो वो दीपक का। अब दीपक उसे बार बार उस दौरान फोन दे रहा था बात करने के लिए। वो जिस नंबर पर फोन ट्राई कर रही थी उसका फोन जो था वहां पर हो ही नहीं रहा था, बात हो ही नहीं पा रही थी। अब दोस्तों, रात के लगभग 11:30-12 बज चुके थे। बस जो थी वो पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। यात्री जो थे वो लगभग नींद में चले गए थे और जिन नींद में नहीं थे उनके आंखों पर नींद जो थी वो बिल्कुल दिखा। कुल मिलाकर सभी अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे। अब इस दौरान ना दीपक को नींद आ रही थी ना उस लड़की को। दीपक जब भी देखता है तो लड़की जगती मिलती है। दोनों बात करते हैं। दीपक उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम एकता बताती है। तो वो पूछता है कि कहाँ की रहने वाली हो। फिर वो उसे बताती है कि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। कौन सी जगह की वो ये नहीं बताती है। और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। चूंकि दोनों एक सीट पर ही थे, एक दूसरे को स्पर्श होना तो ये स्वाभाविक ही बात थी। दोनों जो थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से शरीर जो था वो टच हो ही जाया करता था। अब दोस्तों, पूरी रात वो जो लड़की एकता थी वो फोन पर फोन लगाई जा रही थी और जिस व्यक्ति को वो फोन लगा रही थी या जिस नंबर पर वो फोन लगा रही थी वो फोन उधर से रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। उसका चेहरा जो था वो पूरी तरीके से उदास हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। कहीं ना कहीं वो मन ही मन रोने लग गई थी और उसकी वो आवाज, उसकी भावना देखकर कहीं ना कहीं दीपक समझ जाता है। वो पूछता है क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, क्या दिक्कत, कोई परेशानी है या कुछ ऐसी बात हो गई आप मुझे बता सकती हैं। दीपक उसे जानने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एकता उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। बस अंदर ही अंदर वो परेशान हो ही जा रही थी।
उसे यही लग रहा था कि फोन उठ नहीं रहा है, पता नहीं पहुंचने के बाद वहां मेरे साथ क्या हो। अब दीपक उससे बहुत बार पूछने का प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ पता ही नहीं थी, बस अंदर ही अंदर छटपटाई जा रही थी। इसी तरीके से पूरी रात गुजर चुकी थी और दिल्ली भी बस पहुंच चुकी थी। बस अड्डे पर दिल्ली पहुंच जाती है। अब वो लड़की वहीं पर उतरने की कोशिश करती है और इत्तेफाक से दीपक को भी वहीं उतरना था। दोनों वहीं पर उतर जाते हैं। जैसे ही दीपक उतरता है तो लड़की कहती है कि आपको भी यहीं उतरना था क्या? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे यहीं उतरना था। यहीं से बस थोड़ी दूरी पर मेरा कमरा है जहां पर मैं रहता हूँ, और इसी बस अड्डे के पास मैं एक दुकान लगाता हूँ जहां पर मैं चाउमीन वगैरह बनाता हूँ। तो वो कहती है कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब दोस्तों लड़की जो है वो वहां पर बैठ जाती है और फिर उस लड़के से कहती है कि एक बार मुझे और फोन दे दीजिए, मैं फोन कर लेता हूँ। तो लड़का कहता है कि क्या हुआ मैडम, आपका फोन चार्ज नहीं हुआ क्या? तो वो कहती है कि भैया फोन तो चार्ज हो गया है, लेकिन मैं अपना फोन ऑन कर नहीं सकती हूँ। तो लड़का कहता है कि मैडम ऐसा कौन सी बात है कि आप अपना फोन ऑन नहीं कर सकते, आखिर बात क्या है? वो लड़की कुछ नहीं बताती है, कहती है कि बस आप मुझे लास्ट बार फोन दे दीजिए। अब दीपक काफी परेशान हो जाता है कि ये कैसी लड़की है कि जिसके पास फोन होते हुए भी, चार्ज होते हुए भी, ये अपना फोन इस्तेमाल कर ही नहीं रही है। बस मेरा ही फोन ये बार बार लेकर के फोन करे जा रही है। दीपक को कहीं ना कहीं उस लड़की पर डाउट होने लगती है, लेकिन फिर भी कहता है कि चलो इतना बार दिया तो एक बार और दे देता हूँ। वो लड़की फिर से फोन उस नंबर पर लगाती है, फिर भी फोन नहीं उठता है। अब वो लड़की काफी ज्यादा हैरान परेशान होकर वहीं रोने लगती है। अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो करे तो क्या करे। अब दीपक उसे हौसला देता है और कहता है कि आखिर बताओ तो बात क्या है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर दूं। दोस्तों आखिरकार जो ये एकता रहती है वो टूट जाती है और फिर वो जो बात बताती है दीपक को ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो कि मेरे कॉलेज में पढ़ता था, और लगभग पिछले 3 साल से हम रिलेशन में, हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और हम दोनों शादी करने का फैसला कर चुके हैं। और फिर मजबूरी बस वो नहीं आ पाया, तो वो कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ, मैं वहीं पर शादी कर लूंगा और वहीं पर हम लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे। हमारे घर वाले को ये चीजें पसंद नहीं थी और इसी वजह से मैं भाग करके इसके पास आई हूँ। और जब मैं वहां से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ तो अभी तक उसने मेरा फोन का रिप्लाई नहीं दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं उसे बार बार फोन कर रही हूँ, पता नहीं वो जानबूझकर ये फोन नहीं उठा रहा है या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। तुम्हारा नंबर मान लो उसको ऑनलाइन लगा, उसे तो कम से कम उठाना चाहिए था। मेरा नंबर तो बंद है और इसीलिए मैंने ये नंबर बंद किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले जो है वो मेरे नंबर को पुलिस में दे दे और लोकेशन पर फोन चला जाए तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और इसी वजह से मैं अपना फोन ऑन नहीं करूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर के दीपक काफी हैरान हो जाता है कि यार ये कैसी लड़की, और इसकी हिम्मत देखो कि घर वालों के आंखों में धूल झोंक करके ये दिल्ली आ गई। दीपक को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो, टाइम इतना ऐसा है, कहीं ये लड़की जाए और इसके साथ कहीं कुछ हो ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली शहर में ये ना ये किसी को जानते हैं ना इसे कोई जानता है। अब ऐसे अकेली लड़की का घूमने कहीं ना कहीं उसे मन में डर ला देता है। अब दीपक जो है ये मन बना लेता है कि कुछ भी हो इस लड़की को सही जगह पर पहुंचाकर ही वो अपने घर लौटेगा। अब दीपक क्या करता है कि उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि देखो एकता, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका प्रेमी नहीं आता मैं आपके साथ हूँ, और अगर वो नहीं आता है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास एक कमरा है, मैं आपको सेफ्टी से रखूंगा और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे कि तुम्हें कोई परेशानी हो, और जब तक तुम वहां पर रहना चाहो तब तक तुम वहां बिल्कुल रह सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है भैया, आपने मेरे लिए इतना किया, इतना आश्वासन दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपको इसके लिए धन्यवाद। आप जाइए, मैं उसका इंतजार करती हूँ क्योंकि उसने मुझे यहीं पर बुलाया है। हो सकता है कि वो कहीं और नंबर रखा हो, उठा नहीं पा रहा हो, क्योंकि उसे पता है कि मैं आज आने वाली हूँ, तो हो सकता है कि वो डर के मारे फोन ना उठा रहा हो या कोई और बात होगी। तो दीपक कहता है कि ठीक है, उसे आज जाने दीजिए, उसके बाद मैं अजनबी बन करके तब तक यहाँ बैठता हूँ, और जब वो आ जाएगा तो तुम उसके साथ चली जाना, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे घर की लड़की हो और तुम सभ्य और पढ़ी लिखी भी लगती हो। तो वो कहती है कि हाँ भैया, पढ़ी लिखी भी और अच्छे घर से भी हूँ। मेरे पिताजी जो है वो एक सरकारी नौकरी में है और मेरी माताजी भी सरकारी नौकरी में है। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ, मेरी एक छोटी बहन भी है और एक भाई भी है जो कि बहन से भी छोटा है। तभी दीपक कहता है कि यार, तुम इतनी बड़ी होकर, इतनी समझदार होकर के तुमने कैसा गलत कदम उठा लिया। अब सोचो कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन पर क्या गुजरी होगी, वो लोग कितना परेशान होंगे। कम से कम तुमने उन्हें तो बता देना चाहिए था। तो वो बताती है कि हाँ, मैंने उससे शादी करने के लिए घर में बोला था कि मैं उस लड़के ही से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। पिताजी इस बात से नाराज हो गए, इसके लिए उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा और डांटा भी। ये लोग मेरी शादी के लिए माना ही नहीं, और लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वही मेरी जिंदगी है। पिछले 3 साल से मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। अब दोस्तों दीपक जो है वो समझ जाता है कि ये जो मामला है वो एक प्रेम प्रसंग का है। आजकल के समय में ये सारी बातें जो है वो आम बात हो गई है। किसी और के साथ कहीं भी चल जाना, किसी के साथ रिलेशन में रहना, ये सब चीजें तो एकदम कॉमन हो गई है। फिर भी दीपक उसका साथ नहीं छोड़ता है, कहता है कि चलो ठीक है मैडम, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखते ही देखते रात के दिन के लगभग 10 बज चुके थे। अब जो लड़की थी उसको अभी तक ना उसको कोई खबर लेने वाला था, ना कोई उसे फोन करने वाला था। दीपक को लगने लगा कि इस लड़की के साथ धोखा हुआ है।
अब कहीं ना कहीं जो एकता थी वो भी खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी कि मेरे साथ सच में ही धोखा हो गया है। अब एकता को लगा कि मैं घर जाकर क्या बोलूंगी। नंबर भी उसने बंद करके रखा हुआ था। मानो उसके पास अब दुनिया जो थी वो पूरी ही खत्म हो गई थी। उसका अंधेरा छा गया था आंखों के सामने कि अब वो क्या करे। दीपक कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे साथ मेरे घर चलो और इत्मीनान से वहां पर रहना। जब वो फोन उठा लेना तो तुम वहां पर से बाहर लौट आना, या फिर वो तुम्हें लेने आ जाएगा, जहां तुम मन करे वहां मिल लेना और उसके साथ चली जाना। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो शहर है यहाँ खतरों से खाली नहीं है। तुम्हें अकेला यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। ऐसे भी तुम यहाँ किसी के पास नहीं आई हो, ना ही कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, तो तुम ऐसे कहाँ सड़क पर रुकोगी। इससे तो बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ चल करके निश्चिंत होकर के अपने मेरे घर चलकर उसे फोन करो और उससे बात करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो कहाँ आएगा, कब तक आएगा और वो कहाँ आएगा। तो कुल मिलाकर वो उससे अपने घर जाने के लिए मना रहा था। तभी एकता कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। तो दीपक कहता है कि ठीक है, और इंतजार कर लो। और आधे घंटे इंतजार की करती है और फोन मिलाए जा रही थी, फोन अभी भी उठ नहीं रहा था। अब जब वो आखिरकार थक हार जाती है तो लास्ट में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर वो दीपक के साथ जाने का फैसला लेती है। अब दीपक वहां से एक ऑटो बुक करता है और अपने रूम पर जाता है और एकता को भी साथ में लेकर जाता है। ना तो एकता के पास कोई बैग था, ना कोई कपड़े थे। सिर्फ एक ही कपड़े वो जो पहन के आई थी वही था उसके पास, और एक फोन भी था जो कि टूटा फूटा था, यानी कि अच्छा फोन भी उसके पास नहीं था। दीपक और एकता दोनों रूम पर पहुंचते हैं। दीपक एकता से कहता है कि देखो, मेरा एक छोटा सा रूम है, तो तुम एक काम करो कि तुम्हारे पास तो वैसे भी कपड़े वगैरह है नहीं, तुम जाओ अंदर बैठो इत्मीनान से, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाता हूँ, तुम नहा धो लो और उसके बाद खाना पीना बना करके खाते हैं। तुम उस लड़के से बात करना जरूर, 1-2 दिन 4 दिन में जब बात हो जाए तो तुम उसके साथ यहाँ से चली जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों दीपक जो है वो बाहर जाता है, कुछ कपड़े लेडीज के लिए लेकर आता है जो कि एकता के लिए लेकर आया था। एकता से कहता है कि जाओ तुम नहा लो और उसके बाद कपड़े चेंज करके आराम से बैठो, फिर मैं नहा लेता हूँ। दोस्तों वो एकता के लिए पानी वगैरह भरता है, एकता अंदर जाती है, नहाती है और उसके बाद आती है। दीपक जो था वो तब तक जाकर के इस दुकान से खाने पीने की सारी व्यवस्था करता है। अब एकता से कहता है कि एक काम करो कि तुम खाने पीने का इंतजाम करो, हम लोग मिल करके तब ले खाते हैं और तब तक मैं भी नहा लेता हूँ। तो ठीक है, और फिर जो एकता है वो कुछ खाना पीना भी बनाती है और इधर दीपक भी नहा धोकर तैयार हो जाता है। हल्का फुल्का खाना बनता है और दोनों लोग बैठ करके खाते हैं। लेकिन एकता के चेहरे की जो उदासी थी वो जा नहीं थी, काफी हद तक वो परेशान थी। उसकी आंखें जो थी वो रो रो करके लाल हो गई थी। दीपक जो है एकता से कह रहे थे कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मुझे अपना ही समझो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों दीपक जो था वो 1-2 और दूसरे मोबाइल से उस लड़के को नंबर लगाता है, लेकिन फिर भी वो लड़का जो था वो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब देखते ही देखते दोस्तों ऐसे ही 4-5 दिन का समय बीत जाता है। एकता जो थी वो काफी हद तक परेशान हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब मैं घर जाऊंगी तो कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी। आज 5 दिन हो गया, गांव में तो पूरी तरीके से इस बात का हल्ला मच गया होगा कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। घर वाले भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है उसके घर वाले बहुत परेशान थे, पुलिस में कंप्लेन भी कर चुके थे, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, पुलिस भी इसे ढूंढ रही थी, लेकिन इसका कुछ अता पता चल ही नहीं पा रहा था। इधर जो दीपक था वो उसे बहुत समझाने का प्रयास कर रहा था। अब शाम का समय होता है तो दीपक इसके साथ बैठा हुआ था। अब दीपक जो है वो अपना काम धंधा छोड़ करके सिर्फ एकता के ही साथ समय बिताने लगा। उसे वो समझाने का पूरा प्रयास करता था। एक दिन बैठे बैठे वो एकता को समझाने लगा कि देखो, तुम अभी इस उम्र में हो कि अक्सर ही इस उम्र में लोग बह करके गलतियां कर बैठते हैं। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर घर वापस चली जाओगे तो जो माँ बाप की गई हुई इज्जत है वो भी वापस आ जाएगी। कोई बहाना बना देना कि मैं सहेली के यहाँ गई थी या फिर किसी रिश्तेदारी में गई थी, इससे उनकी भी इज्जत बच जाएगी और तुम भी अपने घर लौट जाओगे और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें माफ कर देंगे। एकता कहते हैं कि आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे पिताजी बहुत ही गुस्सैल नेचर के हैं, घर जाने के बाद वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं मेरे साथ घर लौटने के साथ क्या होगा वो आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ पहले भी घर पर क्या हुआ मैं जानती हूँ। तो दोस्तों तभी दीपक कहता है कि देखो, अक्सर ही अगर लड़के इस उम्र में बिगड़ जाते हैं, ये वाजिब बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसकी संतान जो है वो गलत रास्ते पर जाए या गलत इंसान के संपर्क में आए। अब दोस्तों आजकल का जो समय है वो सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी से कोई सच्चा प्यार नहीं करता। और अगर वो लड़का उसे सच्चा प्यार कर रहा था, जब उसने उसे बताया था कि वो आ रही है और उसने ये भी कहा था कि वो बस स्टॉप पर इंतजार करेगा, ना तो वो बस स्टैंड पर आया और आज 5 दिन हो गए वो तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रहा है, ना तुम्हारा वो हाल चाल ले रहा है। कैसे ये कहा जा सकता है कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है। अब एकता इतनी बात सुनते तो कहती है कि नहीं, वो सच में मुझसे बेहद प्यार करता है, वो मेरी बहुत केयर भी करता है, जरूर वो किसी परेशानी में हो गया। तो वो लड़का कहता है कि चाहे वो कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, कम से कम उसे फोन तो उठाना चाहिए। तो दीपक पूछता है कि वो रहता कहाँ है, तो वो बताती है कि कल्याणपुरी के आसपास में ही कहीं रहता है। तो दीपक कहता है कि कल्याणपुरी तो बहुत बड़ा है, उसे कहाँ ढूंढेंगे, ना तो हमारे पास कोई एड्रेस है और ना कुछ है, और एक सहारा फोन का है, वो फोन उठा नहीं रहा, आखिर में ऐसे उसे हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। दोस्तों ये उन दोनों के लिए ही चुनौती बन चुकी थी। अब दीपक एकता को लेकर काफी परेशान था और एकता उस लड़के को लेकर काफी परेशान हो चुकी थी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था।
देखते ही देखते और 2 दिन का समय बीत जाता है। अब जो दीपक था वो एकता को पूरी तरीके से पीछे ही पड़ जाता है। कहता है कि देखो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अपने घर का नंबर दो, मैं उनसे बात करके उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं घर पर फोन नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए, घर मैं वापस लौटूंगी नहीं, चाहे उससे पहले मैं कुछ खुद को कर लूंगी। अब दोस्तों ये सुनकर के दीपक बहुत डर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि सच में ही लड़की कुछ उल्टा सीधा कर ले और ऊपर से मेरे नंबर से ये बार बार फोन करिए तो मैं भी फंस जाऊंगा। अब दीपक इस वजह से परेशान हो जाता है कि ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। अच्छा होता है कि उस रात मैं इसे अपनी सीट पर सोने ही नहीं देता, ना ही लेकर के आता। अब लाने के बाद वो उसके गले की हड्डी बन गई थी। एकता दीपक से कहती है कि एक बात कहे क्या आप मानोगे? तो दीपक कहता है कि बताओ ना क्या कहना है, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हो। तो वो कहती है कि देखो, जो जिसके लिए मैं आई थी वो तो मुझे धोखा दे गया और मैं घर लौटना नहीं चाहती हूँ, और अगर मैं घर जाऊंगी तो मैं जिंदा बचूंगी नहीं। तो क्यों ना हम लोग ही साथ में रहें, और ऊपर से जो तुम्हारा काम है मैं उसमें तुम्हारा हाथ बटाऊं। दीपक कहता हो कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों दोनों ही फैसला ले लेते हैं साथ में काम करने का। अब एकता को लगा कि साथ में काम करेंगे तो नहीं होगा, तो कम से कम खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा, और ऊपर से ये भी लगा कि दीपक बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते के आसपास का समय उसके साथ वो गुजार चुकी थी। इस 1 हफ्ते में दीपक ने उसके साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की, ना ही कभी गलत व्यवहार किया, और इसीलिए वो पूरी तरीके से दीपक पर भरोसा करती थी कि ये लड़का वाकई में बहुत अच्छा है। और उसके बाद से अगले दिन से दीपक जो है वो अपने काम धंधे के जो सामान होता है उसको व्यवस्था करने लगता है कि चलो ठीक है, आज मैं अपने सारे सामान का व्यवस्था कर लेता हूँ और कल से अब दुकान खोलते हैं। तो लड़की कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों एक दिन वो पूरी तरह से व्यवस्था करता है, और अगले दिन से एकता और दीपक दोनों मिलकर के जो चौमिन और टिकिया की दुकान होती है अब दोनों मिलकर के चलाने लगते हैं। दोस्तों दोनों अब इस काम में पूरी तरीके से बिजी रहने लगे थे, क्योंकि जो दुकान थी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती थी, उससे अच्छा खासा इनकम भी होता था। एकता को लगा कितनी अच्छी दुकान चलती है, डेली के 5-7 हजार रुपए की इनकम हो जाती थी। मन ही मन वो दीपक के साथ ही रहने का फैसला बना लेती है, लेकिन दीपक से कह नहीं पा रही थी। एकता और दीपक एक दिन बैठे होते हैं तो एकता कहती है कि दीपक, मुझे आए हुए लगभग यहाँ पर 20 दिन के आसपास हो गया है, और इस 15-20 दिनों के अंदर हम लोग एक अजनबी की तरह रह रहे हैं। जिसके लिए मैं यहाँ आई वो मुझे धोखा दे गया, वो मुझे छोड़ गया, और अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मेरे पता नहीं शहर में मेरे साथ क्या क्या हो सकता, मैं जिंदा बचती भी या नहीं बचती, घर जाती कहाँ जाती मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं घर से ये मूड बनाकर ही निकली थी कि मैं वापस अब कभी नहीं लौटूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। तो दीपक कहता है कि चलो अब तो ठीक है, जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, ईश्वर कुछ गलत नहीं करता है। तुम अच्छी लड़की थी, इसी वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला था, इससे पहले ही तुम बच गई। अब यही सब बातें जो थी वो दोनों के बीच चल रही थी। एकता पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी अभी शादी फिलहाल नहीं हुई। हाँ, 1-2 साल के बाद शादी करने का विचार है, क्योंकि मैं भी घर में बड़ा हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी और मेरी उम्र भी हो चुकी है। तो एकता कहती है कि दीपक एक बात बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, मेरा स्वभाव तुम्हें कैसा लगा? दीपक कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमने जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की है कि जो तुमने घर से भागी है। तुम्हारे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी? तुम्हारी 22 से 23 साल तक उन्होंने तुम्हें पाल पोस करके इतना प्यार से बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और सिर्फ इसीलिए कि तुम उनके साथ क्या ये व्यवहार करो? दोस्तों वो पूरी तरीके से उसे मोटिवेट करने लगता है। इसका व्यवहार देख करके जो एकता होती है वो पूरी तरीके से वो उसकी ही तरफ आकर्षित होने लगती है, और फिर देखते ही देखते एकता जिसके लिए आई थी वो पूरी तरीके से वो लड़का उसके दिमाग से डिलीट हो जाता है, और अब उसके दिमाग में दीपक आ जाता है। दोस्तों लगभग 1 महीने के आसपास के समय ऐसे ही बीत जाता है। दोनों जो थे वो एक दिन सुबह का खाना पीना खाकर बैठे थे और दुकान लगाने की तैयारी में थे। तभी एकता जो है वो दीपक से आकर कहती है कि दीपक, अब मैं गांव नहीं लौटूंगी, और अब मैं तुम्हारे ही साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी हूँ, और चलो हम दोनों कहीं शादी कर लेते हैं। दीपक कहता है कि शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहती है कि कैसा शर्त है? तो वो कहता है कि सबसे पहले तुम अपने माँ बाप को फोन करो और सारी कहानी बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, और जो कुछ हुआ उसके लिए तुम शर्मिंदा हो ये बात अपने माँ बाप से कहो, और दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम बेशक मेरे बारे में बता दो, हम दोनों साथ में चलेंगे और अरेंज मैरिज कर लेंगे और अच्छे से शादी विवाह भी कर लेंगे। एकता कहती है कि नहीं दीपक, ऐसा करोगे तो मेरे घर वाले यहाँ आ जाएंगे और मुझे यहाँ से उठा कर लेकर चले जाएंगे, और मेरी शादी वो लोग कहीं और करा देंगे, क्योंकि मैं जिसके लिए आई थी उससे तो तुम बेहतर हो। मैं उसे पिछले 3 सालों से जानती हूँ, लेकिन सिर्फ 1-1.5 महीने में तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा, और मैंने उस प्यार तक को बुरा दिया तुम्हारे साथ लगाव की वजह से। दीपक कहता है कि नहीं, जब तक तुम अपने माता पिता से नहीं बात करोगे मैं इन सब चीजों के लिए राजी नहीं होऊंगा। दीपक भी अपनी जिद पर आ जाता है और लड़की भी अपनी जिद पर रही थी कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। दीपक कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर का नंबर दो, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। दीपक को वो नंबर देती है और दीपक फोन मिलाता है और एकता के पिता फोन उठाते हैं। दीपक पूछता है कि क्या आप एकता के पिताजी बोल रहे? तो वो कहता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो आप कौन? तो वो बताता है कि मैं दीपक बोल रहा हूँ और मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, और मैं दिल्ली में रह करके फला फला काम करता हूँ। वो सारी चीजें अपने बारे में बता देता है,
और उसकी पूरी यात्रा में कैसे उसे एकता मिली और क्या क्या हुआ, सारी कहानी जो है वो उसके पिता को बता देता है। अब उसकी बातों को सुनकर के जो उसका पिता होता है वो दीपक से कहता है कि आप इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में मानो आप मेरी बेटी को भगवान मिल गए। दीपक कहता है कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ जाइए, आनंद विहार बस अड्डे पर उतर जाएगा और यहीं से 10 कदम की दूरी पर मेरी दुकान है, यहीं पर हम दोनों लोग मिलेंगे। और आप चाहे तो एकता को लेकर के भी जा सकते हैं, या फिर चाहे तो एकता और हम दोनों साथ में रह लेंगे। एकता जो है वो मुझसे शादी करने के लिए बोल रही है, आप चाहे तो मेरी शादी भी करवा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वही चीज मैं तैयार हूँ, उसी चीज के लिए मैं तैयार हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब दोस्तों रातों रात वो लोग साधन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ के पहुंच जाते हैं दिल्ली। और फिर दिल्ली से जो रेलवे स्टेशन होता है वहां से वो आनंद विहार आते हैं। और आनंद विहार आने के बाद दोस्तों ये जो दीपक होते हैं उसको वो फोन करता है, दीपक रास्ता बताता है और ये लोग उसके दुकान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी और दीपक दोनों मिलकर के दुकान चला रहे थे। दुकान पर उस समय बेहद भीड़ थी और दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही थी। दीपक उन्हें बुलाकर अच्छे से बैठाता है, उनको चाय पानी सब चीज का प्रबंध करता है। दीपक का व्यवहार देखते ही जो एकता के पिताजी थे वो काफी हद तक प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें लगा कि वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। और इस तरह से ये जो लड़की थी अब अपने माँ पिता के सामने आज कितने दिनों के बाद गई थी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है उसके माता पिता को उससे नाराजगी तो थी ही, और नाराजगी होती भी क्यों, बेटी ने उनके साथ ऐसा किया था, बिना सोचे समझे कि उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। खैर जब वो अपनी बेटी को देखे तो बेटी की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो दीपक से बहुत ज्यादा लेकिन खुश हो चुके थे। तभी दीपक कहता है कि मैं यहाँ जो है वो दुकान का टाइम है तो एक काम करते हैं कि थोड़ी देर आप लोग यहीं पर रुकिए और फिर उसके बाद शाम को हम लोग चलते हैं, दुकान वगैरह मैं जल्दी ही बंद करके चलता हूँ। और उसके बाद वो उसे अपने रूम पर ले जाने के कहता है और शाम को वो जल्दी ही दुकान बंद करता है। अब दीपक एकता और उसके पिता को लेकर के अपने रूम पर जाकर ले जाता है और वहां पर रहते हैं। 3-4 दिनों तक सब साथ में रहते हैं। 3-4 दिन तक एकता के पिताजी दीपक का व्यवहार देखते हैं और इन 3-4 दिनों में वो काफी उससे प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर अब तुम नहीं होते तो शायद मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो जाता है। गांव समाज में वैसे भी मेरी जो बची कुछ इज्जत थी वो नीलाम हो चुकी थी। लोग जो थे वो दुनिया भर के ताने मार रहे थे कि इसकी बेटी किसके साथ भाग गई है, पता नहीं चल रहा है। तो वो कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गांव में आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा, मैं इसे लेकर के गांव वापस लौटूंगा। गांव में जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। अब चूंकि गलती तो इसने कर ही दिया है, इसे सुधारा तो नहीं जा सकता है और वैसे भी काफी टाइम बीत चुका है। ये जब से आई है इसके तीसरे चौथे दिन से मैं इसे समझा रहा था कि तुम घर चली जाओ या फिर घर वालों से फोन पर बात तो कर लो, लेकिन आपके डर की वजह से ना तो ये घर जाने के लिए तैयार हो रही थी और ना ही ये बात करने के लिए तैयार हो रही थी। ये कह रही थी कि घर नहीं जाऊंगी, चाहे मैं अपने आप के साथ कुछ क्यों ना करूं, लेकिन घर ना लौटूंगी। तो फिर उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि अक्सर ही मैं बच्चों को हमेशा ही दबाव में रखा करता था, कभी उनसे उनके दिल का हाल जाना ही नहीं और ना ही उनके दिल की बात जानने का प्रयास किया, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी भूल मेरी बेटी कर बैठी। अब दोस्तों वो काफी हद तक दीपक से प्रभावित हो चुके थे। दोनों खुल करके एक दूसरे से मन की बात करते हैं। लगभग 1 हफ्ते के आसपास तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। एकता के पिताजी दीपक से कहते हैं कि बेटा गलती तो अब हो ही गई है, इससे अच्छा है कि चलो हम तुम्हारी शादी जो है वो एकता से करवा देते हैं। वो एकता को तैयार करते हैं, कहते हैं कि बेटी मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी अब दीपक से ही मैं करवाऊंगा, उस नालायक लड़के से तो कभी नहीं करवाऊंगा। अब दीपक भी एकता को समझाता है, कहता है कि एक काम करो कि तुम पिताजी के साथ गांव जाओ और हम भी चलते हैं गांव में ही, और अपने पिताजी को बुलाकर लाते हैं और शादी विवाह की बात करके और उसके बाद जो भी रीति रिवाज से होगा वो सब अच्छे से होगा। अब दोस्तों तीनों जो है वो फिर से गांव वापस लौट आते हैं और इस तरह से गांव में आकर एक दूसरे की सहमति से दीपक जो है वो अपने घर वालों को बुलाता है और एकता के पिताजी भी मान चुके थे और इस तरीके से इनकी शादी जो है वो धूमधाम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से करा जाती है। और इस तरह से अब एकता को एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो कई तो कुछ और के तलाश में ही थी, लेकिन उसे मिल कोई और ही गया था जो उसको जीवन भर साथ देने वाला था, जो उसके साथ ईमानदार रहने वाला था, जो कि वाकई में बहुत अच्छा इंसान था। वरना सोचिए कि जिसके भरोसे वो गई थी, जिसने उसके साथ इतना बड़ा छल किया था, जो कि उसका 3 साल का प्रेम था। आप सोच भी सकते हैं दोस्तों को उस लड़की पर क्या बीत रही हुई, कितना बड़ा उसका भरोसा तोड़ा गया था। लेकिन सही में उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक अच्छा लड़का मिल गया और वो लड़का ही आज उसका जीवन साथी बन चुका है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो दीपक ने किया क्या वो सही किया एकता के साथ शादी करके, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और